वसई महाराष्ट्र। मुंबई में एक जगह है वसई और वसई इलाके में वसई भुईगांव बीच पर 26 जुलाई 2021 को कीचड़ में लोगों को काले रंग का एक बड़ा सा ट्रॉली बैग दिखता है। ये देखकर वहां पर जो लोग थे वो तुरंत ये खबर पुलिस तक पहुंचाते हैं और पुलिस फौरन मौका वारदात पर पहुंच भी जाती है। ये मामला पहली ही नज़र में बेहद गंभीर लग रहा था, क्योंकि यूं ही एक सुनसान बीच पर किसी सूटकेस के पड़े होने का और कोई मतलब समझ में नहीं आता। और जैसे कि पुलिस को आशंका थी वही होता है। सूटकेस से एक लाश बरामद होती है, एक लड़की की सिरकटी लाश। और जैसे कि पहले ही नज़र में ये साफ हो जाता है कि ये मामला कत्ल का है, तो वसई पुलिस फौरन आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल का केस दर्ज कर आसपास करीब 2 किलोमीटर के इलाके में मामले की छानबीन करना शुरू कर देती है। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद और कई महीने गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। सर ना होने की वजह से महिला की पहचान होनी मुश्किल थी। पुलिस ने आसपास के थानों में फ़ोन घुमाए, यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य के बॉर्डर इलाकों के थानों से पता किया, तो किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं पाई गई। इसी बीच पुलिस सर कटी हुई लाश, सूटकेस, लाश पर मौजूद कपड़े वगैरह की अलग अलग तस्वीरें उतार कर रख ली थी और कुछ के पोस्टर बनाकर आसपास के थानों में भेज दी थी, ताकि कहीं से भी अगर कोई इन तस्वीरों को देखकर पुलिस से संपर्क करे तो तफ्तीश आगे बढ़ाई जा सके। लेकिन पुलिस की इन कोशिशों का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब हार कर पुलिस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है, क्योंकि लाश को देखकर तो ये पता चल गया था कि ये किसी महिला की लाश है। फिर कुछ वक्त बाद रिपोर्ट भी आ जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ खास पता नहीं चलता है। बस इसके कि उस महिला के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और उस मेहंदी को देखकर पुलिस ने अनुमान ये लगाती है कि ये किसी मुस्लिम महिला की लाश है, क्योंकि जैसे कपड़े पहने हुए थी और मेहंदी लगी हुई थी, उसे पुलिस यही अंदाज़ा लगाती है। इसके अलावा पुलिस के पास अभी तक कोई और जानकारी नहीं मिली थी। उसके बाद पुलिस डीएनए निकलवा कर सैंपल सुरक्षित रखकर मामले में कोई सुराग मिलने का इंतजार करने लगती है। इस बीच पुलिस अपनी छानबीन भी कर रही थी कि कैसे इस मामले को सुलझाया जाए, और काफ़ी वक्त बीत जाता है। यानी 26 जुलाई को पुलिस को ये लाश मिली थी और अभी तक लगभग 6 महीने बीत चुके थे, मगर फिर भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। और इसी तरह छानबीन करते हुए पूरे 1 साल गुजर जाते हैं और फिर 2022 भी आ जाता है, लेकिन पुलिस को इस लाश के सिलसिले में कहीं से कोई खबर नहीं मिलती है। लेकिन इस बीच पुलिस सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इसके बाद पुलिस ने उस लाश को मुस्लिम रिवाजों के साथ एक कब्रिस्तान में दफन करवा देती है। इसके बाद ऐसे ही समय बीतता है और इसी तरह लगभग 14 महीने बीत गए थे और अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन अचानक ही यानी 29 अगस्त को 14 महीने बाद एक आदमी मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में आता है और वो कहता है कि मेरी भतीजी पिछले करीब 14 महीने से घर से गायब है और हमें उसका पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ चली गई है। वो आदमी अपनी भतीजी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाता है और भतीजी का नाम सानिया भी बताते हैं। और वो आदमी बोलता है कि मैं सानिया का चाचा जावेद हूँ, मैं कर्नाटक से आया हूँ, मैं कर्नाटक के बेलगाम में रहता हूँ। इस पर पुलिस पूछती है कि आपकी भतीजी को लापता हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है और आप इतने दिन बाद अपनी भतीजी की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने आए हो, तो इतने दिन कहाँ थे? और आप कर्नाटक, तो आपकी भतीजी मुंबई में कैसे, यहाँ क्या कर रही थी? इस पर वो बताते हैं कि सानिया अनाथ यानी उसके माँ बाप नहीं थे और मैंने ही सानिया को पाल पोस कर बड़ा किया हूँ। सानिया के चाचा अच्छे खासे थे और अच्छी फैमिली से भी थे। साल 2017 में उन्होंने सानिया की शादी मुंबई में ही नाला सुपारा में रहने वाले एक लड़के आसिफ नाम के लड़के से कर दिए थे और उस वक्त आसिफ भी सऊदी अरब में ही काम करता था। सानिया के चाचा आगे बताते हैं कि उन दोनों की शादी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन उन दोनों की रजामंदी से हुई थी और वो 2019 में सानिया एक बेटी को जन्म दी थी, जिसका नाम उन्होंने अमायरा रखा था। सानिया के चाचा पुलिस से आगे बताते हैं कि अक्सर उनकी सानिया से फ़ोन पर बात होती रहती थी, लेकिन अचानक से उसने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया था।
उसके कुछ दिन बाद उसका फ़ोन हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया और फिर 8 जुलाई 2021 को जब सानिया की दादी की मृत्यु हो गई थी, तो हम सब ने उस समय उससे बात करने की बहुत कोशिश की। उसे ये बताने के लिए फ़ोन भी किया, लेकिन बात नहीं हुई। उन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि हमारी कभी भी सानिया के पति आसिफ से बात नहीं होती थी और ना ही उसने हमें कभी खुद से कॉल किया। लेकिन जब सानिया फ़ोन नहीं उठा रही थी, मैंने सानिया के पति आसिफ को फ़ोन किया था और उस समय लॉकडाउन भी चल रहा था, जिससे हम चाहकर भी कहीं नहीं जा सकते थे। लेकिन जब जब हम आसिफ के पास फ़ोन कर कर कहते थे कि सानिया से हमारी बात करवा दो, तो वो बस यही कहता था, आपने रॉन्ग नंबर पर फ़ोन लगाया है। इतना सब सुनने के बाद पुलिस सानिया के चाचा जावेद से सानिया के ससुराल वालों के घर का पता पूछती है। जावेद चाचा ने एक चौंकाने वाली बात और बताते हैं। वो आगे पुलिस से बताते हैं कि सानिया के ससुराल वाले नाला सुपारा अचोले में रश्मि अपार्टमेंट में रहते थे, क्योंकि वो लोग जॉइंट फैमिली में थे, तो सब साथ में ही रहते थे। वो आगे बताते हैं कि सबसे पहले वो अपने भतीजी के ससुराल ही गए थे, क्योंकि वो सानिया के ससुराल पहले भी आ जा चुके थे, इसलिए उन्हें पता था सानिया का घर। लेकिन इस बार नाला सुपारा में आसिफ के घर पहुंचे तो उन्हें सानिया के ससुराल वालों में से कोई भी नहीं मिला। फिर उन्होंने आस पड़ोस में पूछा तो पता चला कि सानिया के ससुराल वालों ने अपना ये घर बेच दिया है और अब कहीं और रहने लगे हैं। ये सब जानने के बाद चाचा जावेद उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। इसके बाद काफ़ी पूछताछ करने पर भी जब कुछ पता नहीं चलता, तो इत्तेफाक से सानिया के चाचा को आसिफ के माँ का नंबर मिल जाता है और अब नंबर मिल जाने के बाद काफ़ी मशक्क़त करके सानिया के चाचा जावेद शेख अपनी दामाद आसिफ की माँ से बात करने में कामयाब भी हो गए और आसिफ की माँ ने बातों ही बातों में आकर उन्हें ये भी बता देती हैं कि अब वो लोग नाला सुपारा की प्रॉपर्टी बेचकर मुमरा में शिफ्ट हो गए हैं और वहीं रहते हैं। अब सानिया के चाचा जावेद और बाकी रिश्तेदार मुमरा में उसके ससुराल पहुंचे। वहां उन्होंने सानिया की छोटी सी बेटी अमारा और सानिया के पति आसिफ और बाकी घर वालों को तो घर में देखते हैं, लेकिन सानिया कहीं नज़र नहीं आ रही थी। जब उन्होंने सानिया के ससुराल वालों से अपनी भतीजी के बारे में पूछा तो ससुराल वालों ने बस दो टका सा जवाब दिया कि सानिया के शादी के बाद भी किसी से रिश्ते थे। और आसिफ ने सानिया के हाथ से लिखा एक लेटर थमाया। उस लेटर में ये लिखा था, मैं अपनी मर्जी से अपनी प्रेमी के साथ जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये सुनकर सानिया के चाचा जावेद को और बाकी सबको बड़ा धक्का पहुँचता है। वो हैरान रह जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर यकीन नहीं होता है कि उनकी भतीजी ऐसे कैसे कर सकती है। अगर वो कहीं गई तो उनसे तो बात करती ही ना, लेकिन ऐसी क्या बात हुआ कि सानिया हमसे भी बात नहीं की, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। और अब ये सवाल भी था कि अगर ऐसा ही था तो फिर सानिया के ससुराल वालों ने इस सिलसिले में उसके घर वालों को एक बार बताने की या उनसे बात करने या पुलिस में शिकायत करने की ज़रूरत क्यों नहीं समझे। जाहिर है मामले को देखकर साफ था कि कहीं ना कहीं दाल में तो कुछ काला है। इसके बाद सानिया के चाचा जावेद ने पुलिस स्टेशन में अपनी भतीजी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि ये केस नाला सुपारा का था, इसलिए उन्हें नाला सुपारा पुलिस स्टेशन ही भेज देते हैं। अब उनकी शिकायत पर नाला सुपारा की अचोले थाना पुलिस ने 29 अगस्त और 2022 को सानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी और नए सिरे से मामले की जांच शुरू कर दी। अचोले पुलिस ने साल भर पहले वसई भुई गांव बीच से मिली उस सिरकटी लाश की तस्वीर सानिया के पति और ससुराल वालों को दिखाई, तो उन्होंने लाश को पहचानने से ही साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उस सिरकटी लाश की और सानिया की कदकाठी एक जैसी ही थी। लेकिन जब पुलिस ने यही तस्वीर बेलगाम से आए सानिया के घर वालों को दिखाई, तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि ये उनकी ही बेटी की ही लाश है। सानिया के घर वालों ने लाश के साथ मिले कपड़े वगैरह की भी पहचान कर लिए, क्योंकि सानिया ने कभी कभी अपनी बेटी को दिखाने के लिए वीडियो कॉल करती थी, तो उसमें कभी वो यही कपड़े उसे पहने हुए देखे थे। इस तरह पुलिस अब साल भर पहले मिली सिरकटी लाश की पहचान का पता चल चुकी थी, लेकिन अभी उसके लिए ये पता करना बाकी था कि आखिर
सानिया का कत्ल किसने किया और क्यों? पुलिस पहले सानिया के चाचा जावेद से पूछताछ करती है कि क्या सानिया के घर में कुछ मनमुटाव चल रहा था। इस पर सानिया के चाचा बताते हैं, हाँ, शादी के बाद दहेज को लेकर था, लेकिन बाद में ठीक हो गया। फिर बीच में सानिया की बेटी के जन्म के बाद हुआ था। सानिया हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताती थी। फिर इसके बाद पुलिस ने सानिया के ससुराल वालों को ही पूछताछ के लिए बुलाती है। ससुराल वालों ने पुलिस के पास भी सानिया के घर से भाग जाने की वही कहानी दोहराई, बिल्कुल वैसे ही, उसमें कोई अलग बात नहीं, और कत्ल पर शौक जताने लगे, जैसे कि ये इनके लिए बड़ी दुख की बात है। लेकिन अब सेम वही कहानी सुनने के बाद अब सानिया के घर वालों के साथ साथ पुलिस को भी दाल में कुछ काला लग रहा था कि हो ना हो इस कत्ल में सानिया के ससुराल वालों का ही हाथ है। लेकिन पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले मामले को पूरी तरह तस्दीक कर लेना ठीक समझा। पुलिस ने सानिया के पति आसिफ और सानिया की नन्ही सी बेटी अमायरा की डीएनए टेस्ट करवाती है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पुलिस पहले सानिया की बेटी का डीएनए उस तर कटी हुई लाश से मिलाती है, तो वो मैच हो जाती है। उसके बाद पुलिस आसिफ का भी डीएनए मैच करती है, तो वो भी मैच हो जाता है। अब ये तो साफ हो गया कि वसई के भूई गांव बीच पर मिली हुई सिर कटी लाश किसी और की नहीं बल्कि सानिया की ही थी। जब अब ये साफ हो चुका था कि सानिया का साल भर पहले ही कत्ल किया जा चुका था, लेकिन कातिल को पकड़ना अभी भी बाकी था। लेकिन अब सानिया के ससुराल वाले थोड़ा डरे हुए थे। पुलिस ने एक बार फिर से सानिया के पति को पूछताछ के लिए बुलाई। उसने पहले तो पुलिस को तमाम झूठी मनगढ़ी कहानियां सुनाई, लेकिन फिर जैसे ही पुलिस ने सानिया के पति से सख्ती की, तो पुलिस के सख्ती करने पर आखिरकार वो टूट ही गया। उसने आखिरकार मान ही लिया कि उसने ही अपनी पत्नी सानिया का कत्ल किया था। कत्ल की वजह सानिया का पति पुलिस को यही बताता है कि उसका किसी लड़के से चक्कर था, इसलिए उसने ऐसा किया। हालांकि पुलिस की छानबीन से ये पता चला था कि सानिया के पति का किसी से चक्कर था, और इस बारे में सानिया को भी पता चल चुका था, इसलिए आसिफ सानिया को रास्ते से हटाना चाहता था। पुलिस के और छानबीन पर यह भी पता चला था कि आसिफ सानिया के शादी के पहले ही आसिफ की पहले एक और शादी हो चुकी थी, जिससे वो तलाक दे चुका था। पुलिस को एक बात समझ में नहीं आ रहा था, अगर ऐसा ही था तो ये सानिया को भी तो तलाक दे सकता था, उसकी कत्ल क्यों किया? पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि इस घटना को वो अकेले ही अंजाम दिया होगा। पुलिस घर वालों से पूछताछ की तो जो बात सामने आई, जो कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था, ये वो दिन था जब लोग ईद मना रहे थे, खुश हो रहे थे। इस रोज़ जब पूरी दुनिया बकरीद की खुशियाँ मना रही थी, उन्होंने बकरीद के बहाने सानिया की छोटी सी बेटी अमायरा को पहले ही उसकी बुआ के घर भेज दिया था। अब घर में सानिया बस अकेली थी और घर के आदमी लोग थे। वो किचन में इन लोगों के लिए खाना बना रही थी। फिर आसिफ, उसके पिता हनीफ और आसिफ के भाई यासीन ने पहले एक बड़े से टब में पानी भरते हैं। फिर तीनों मिलकर पहले सानिया के हाथ पांव बांध देते हैं। पहले उसे पानी के टब में डाल दिया और डूबने से उसकी जान चली गई। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए आसिफ ने खुद अपने हाथों से सिर को काटने लगा, लेकिन सिर काटते ही खून देखकर वो बेहोश हो गया। फिर उसके पिता हनीफ ने खुद अपने हाथों से सानिया के सिर को काट कर धड़ से अलग कर दिया। फिर सिर और धड़ को अलग अलग जगह फेंकने की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद आसिफ ने अपने भाई यासीन के साथ मिलकर उस सिर को एक बाइक पर ले जाकर खानेवाड़ी की खाड़ी में ले जाकर फेंक दिया। फिर धड़ को निपटाने के लिए आसिफ ने अपने कैब ड्राइवर बानोई यूसुफ को घर बुलाया और उन्हें सारी बात भी बता देते हैं, और उन्हीं के कैब में फिर धड़ को एक बड़े से सूटकेस में पैक कर वसई भूई गांव बीच में पानी में ले जाकर फेंक दिया। इन लोगों ने सोचा ये पानी बहाकर कहीं और ले जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। बेशक इस वारदात के 6 दिनों के अंदर ही सानिया की सिर कटी लाश बरामद हो गई, लेकिन पहचान ना होने और किसी भी घर वाले के सामने नहीं आने की वजह से करीब साल भर तक ये मामला अनसुलझा रहा। लेकिन आखिरकार जब सानिया के चाचा जावेद ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई,
तो सानिया के कत्ल की रोंगटे खड़े करने वाली ये सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का खुलासा कर कातिलों को तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक परिवार ने इतनी बेरहमी के साथ अपनी बहू की जान क्यों ले ली और साल भर तक ये राज बाहर क्यों नहीं आया। तो जब तफ्तीश में इन सारे सवालों के जवाब सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। असल में एक बच्ची को गोद ना देने की वजह से ये पूरी साजिश रची गई थी। सानिया और आसिफ की शादी जब 2017 में हुई थी, उसके बाद 2019 में जब सानिया अमायरा को जन्म देने वाली थी, तभी से आसिफ की बहन ने कहा सानिया के पहले बच्चों को गोद लेने के लिए, क्योंकि सानिया की नंद की शादी पहले ही हुई थी लेकिन उसे बच्चे नहीं हुए और उसके बाद में सानिया और आसिफ की शादी हुई और बच्चा हो रहा था, जो उसको ये बात बहुत खटक रहा था। सानिया की नंद की बात पर आसिफ और पूरे घर वाले भी मान गए, बस सानिया नहीं मानी थी। सानिया का कहना था मैं अपने बच्चे को किसी को गोद नहीं दूंगी। अगर आपको गोद लेना है तो किसी यतीम बच्चे को लो जिसका कोई नहीं है, जिससे किसी का भला हो जाएगा। ऐसे में जब आसिफ और सानिया के घर में अमायरा ने जन्म ली तो घर वालों ने तय किया कि कुछ भी हो वो इस बच्ची को अपनी बेटी को गोद में दे देंगे और उनकी बेटी ही इस बच्ची की परवरिश करेगी। लेकिन किसी भी सूरत में सानिया इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर यहीं से सबकी नज़रों में सानिया दुश्मन बन गई और अब पूरे घर वाले उसे सताने लगे। ये भी पता चला था एक बार सानिया के ससुर ने सानिया को बहुत मारा था। इस दौरान सानिया अचोले पुलिस स्टेशन रिपोर्ट भी लिखवाने गई थी, लेकिन रिश्तेदारों के समझाने से सानिया ऐसा नहीं की और घर आ गई। उस बीच आसिफ सऊदी था और आसिफ 2021 में वो घर आया था। आसिफ और उसके घर वालों ने सानिया का कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने बकरा ईद का दिन चुना। बकरा ईद के बहाने सबसे पहले उन्होंने सानिया की बेटी अमायरा को उससे अलग कर उसकी उसी बुआ के घर भेज दिया जिसे वो अमायरा को गोद देना चाहते थे। इसके बाद तय प्लानिंग के मुताबिक पहले उन्होंने सानिया के हाथ पैर बांधकर उसे पानी में डुबाकर मार डाला। फिर सबूत मिटाने के लिए सर और लाश को अलग कर दिया। पकड़े जाने के डर से उन्होंने पहले सानिया के बालों को ट्रिमर से काट देते हैं और फिर सानिया के ओठ पर एक तीर था जिसे वो लोग ट्रिमर से उसे भी हटा देते हैं जिससे सानिया की पहचान ना हो पाए और इस कत्ल के बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो, इसलिए उन्होंने सिर्फ सर और धड़ को अलग अलग जगह पर फेंक दिया था और फिर बाल को घर में ही जला देते हैं और घर को साफ करके फिर बाकी अपने घर वालों को रिश्तेदारों के यहाँ से बुला लेते हैं। फिर अच्छे से खाना बनाकर खाते हैं। इस कत्ल की साजिश को छुपाने की खातिर वो लोग चुपचाप नाला सुपारा वाला मकान बेचकर वहाँ से चले गए थे। हद तो देखिए कि सानिया की लाश निपटाने के लिए उन्होंने अपने घर के उसी दामाद को कैब लेकर आने को बोलते हैं जिसे वो सानिया की बेटी को गोद देना चाहते थे। लेकिन इतनी कोशिश करने और सबूत मिटाने के लिए इतना दिमाग लगाने के बावजूद आखिरकार आसिफ और उसके घर वाले पकड़े गए। वैसे इस केस को सुलझाने में वसई पुलिस के रोल की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने सिर कटी लाश की न सिर्फ अलग अलग तस्वीरें खींच कर रख ली थी बल्कि ज़रूरत के लिए DNA सैंपल भी सुरक्षित रख लिया था। और आखिरकार यही चीज़ें कत्ल की खुलासे की वजह बन गई और असली कातिल कानून के शिकंजे में फंस गए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब बस आप लोग को जागरूक करना और सतर्क करना है। आप लोग जहाँ भी रहो जागरूक रहो और सतर्क रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।